हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप स्क्रीन पे देख सकते हो जिसका कोड है 801 HB। ये 2024 में हिंदी का जो पेपर हुआ था, आया हुआ पेपर है। और अभी जो 24 फरवरी को आप लोग का पेपर होने वाला है 2025 बोर्ड एग्जाम का, उसमें देखना है इससे डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ये HB वाला सेट है। इससे पहले मैंने 801 HA वाला पेपर सेट करा दिया है, तो उसको आप जाकर चैनल पे जरूर देखना, ठीक है। देखो HA, HB, HSC इसी तरह कर 7 सेट आए थे 2024 में। और अगर आप 2023 और 24 2 सालों के इन सेटों को कर लेते हो तो हिंदी में इन्हीं से 100% आपके पेपर सेट में सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। और सारे के सारे क्वेश्चन मैंने मतलब कराना है इस चैनल पे। तो आप इस चैनल पे बने रहना लास्ट तक। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो चलो, सबसे पहले आप जानते हो कि खंड अ के अंतर्गत 20 मार्क का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। आपका जो 24 फरवरी को पेपर होगा उसमें शुरू में आपका ओएमआर बेस्ड 20 मार्क का एमसीक्यू रहेगा, तो इनको करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि शुक्ल युगीन लेखक है और दिया है राम प्रसाद निरंजनी, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल, सदल मिश्र। तो देखो, दिए गए ऑप्शन के अनुसार पहला क्वेश्चन का आपका बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। शुक्ल युगीन लेखक है तो माखनलाल चतुर्वेदी एक प्रसिद्ध शुक्ल युगीन लेखक है। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इस बात को ध्यान रखना, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है कि गुनाहों का देवता रचना की विधा है। ओके, गुनाहों का देवता हमें बताना है कि किस विधा पे आधारित रचना है। तो देखो, सबसे पहले तो गुनाहों का देवता किसने लिखा है, तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी? धर्मवीर भारती की रचना है। और किस विधा पे आधारित रचना है, तो यह उपन्यास विधा पे आधारित रचना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आपका सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा कि गुनाहों का देवता रचना की हमें विधा पूछा जा रहा है तो विधा उपन्यास है, और किसने लिखा है ये पूछ दे तो धर्मवीर भारती। ठीक है, क्लियर है आपको? आगे चले। उसके अलावा देखो, इनका एक मतलब काफी फेमस नाटक है अंधा युग, आपने नाम सुना होगा, अंधा युग। तो ये भी आप लोग याद रखना, धर्मवीर भारती की अंधा युग एक प्रसिद्ध नाटक विधा पे आधारित रचना है और गुनाहों का देवता उपन्यास विधा पे। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या थर्ड देख सकते हो कि किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। भाई, इंदुमती, हिंदी की प्रथम कहानी इन्होंने लिखा था इंदुमती। तो किशोरीलाल गोस्वामी की रचना कौन सी है? इंदुमती। और हिंदी की ये पहली कहानी मानी जाती है। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी की पहली कहानी है, और आपका चार्ट है, रचनाओं का नाम दे देगा तो उसमें आप इंदुमती छाटोगे। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक है। भाई, ध्रुव स्वामिनी सब जानते हो, ध्रुव स्वामिनी, स्कंद गुप्तचंद गुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार है। संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार का हमें नाम बताना है यहाँ पे। तो देखो, संस्कृति क्वेश्चन नंबर 5 है, संस्कृति और सभ्यता निबंध के जो निबंधकार हैं, ठीक है, वो आपके एक तरह से दिए गए ऑप्शन में से ये रामचंद्र शुक्ल ही होंगे। ठीक है, आई थिंक यही होने चाहिए। मुझे एग्जैक्ट संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार आई थिंक यही होने चाहिए, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, आप इसको थोड़ा देख लेना। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि भाव विलास के रचनाकार है। भाई, चाहे आपका भाव विलास हो गया, रस विलास हो गया, ठीक है, इन सब के रचनाकार कौन है भाई? तो कवि आपके देव हैं। ठीक है, कवि देव हैं। क्लियर? चलो, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है। ओके, हमें देखो, रीतिकाल की 3 प्रवृत्तियां ही, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। तो इनमें से हमें रीति मुक्त काव्यधारा की रचना का नाम बताना है, कौन सी है? तो देखो, सबसे पहला तो ये सुजान रस खान, ये घनानंद की, किसकी रचना है? तो ये घनानंद की रचना है, ये आप लोग याद रखना। और यही रीति मुक्त काव्यधारा की मतलब रचना है, लास्ट वाली जो है। ठीक है, और घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के एक फेमस कवि माने जाते हैं, ये भी आप लोग याद रखना। रीति मुक्त में यही आप लोग एक याद रखना ना, इनका ही बार बार आता है। ठीक है, और सुजान सागर इनकी एक तरह से रचना है। ठीक है, बिहारी सतसई बिहारी लाल की रचना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ललित ललाम हमें बताना है कि ललित ललाम किसकी रचना है। ठीक है, तो ये मतीराम की रचना है। ये किसकी है? मतीराम की। ठीक है, और ये रीति सिद्ध कवि है मतीराम। जितने जितने फेमस कवि हैं वो रीति सिद्ध में आते हैं, जैसे मतीराम हो गए, केशव हो गए, देव हो गए, भूषण हो गए, बिहारी हो गए। ठीक है, वो बिहारी तो नहीं, मतलब ये सारे के सारे किस में आते हैं? सिद्ध में आते हैं, रीति सिद्ध में। उसके बाद 7वें के बाद 8वां प्रश्न देख लेते हैं कि दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा जो तार सप्तक है उसका प्रकाशन वर्ष हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, तो वो आपका 19 आई थिंक 51 हो जाएगा।
ठीक है, पहला 43, दूसरा 51। क्लियर। चलो उसके बाद आपका थर्ड वाला 59, ठीक है, थर्ड वाला 1959 हो जाएगा, ठीक है, और एक फोर्थ वाला हुआ था जो 1979 में हुआ था। तो मैं 4 हुआ था, चारों बता दिया। आगे चलता हूं, आप याद कर लेना, कोई भी पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 9 है कि प्रगतिवाद युग के कवि हैं। प्रगतिवाद युग के हमें कवि का नाम बताना है। देखो प्रगतिवाद युग कब से स्टार्ट होता है, कब से माना जाता है, ठीक है। तो एक तरह से मतलब चलो सीधे सीधे ये ऑप्शन के अनुसार आप याद रखो, ज्यादा डिटेल नहीं जाता। शिवमंगल सिंह सुमन, ये वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि महादेवी वर्मा की रचना है त्रिधरा, वीणा, पथ के साथी, गुंजन। सब लोग बता दोगे भाई पथ के साथी। महादेवी वर्मा की रचना कौन है? पथ के साथी, ठीक है। ये त्रिधारा किसकी है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है, ठीक है, आप लोग याद रखना, ठीक है। उसके अलावा बीड़ा सुमित्रानंद पंत की और गुंजन, ठीक है। चलो आगे चले हम लोग। ये बीड़ा और गुंजन सुमित्रानंद पंत की रचना है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की और पथ के साथी महादेवी वर्मा की। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अनुसार सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं कि बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखाने पंक्ति में कौन सा रस है? उपयुक्त पंक्तियों में हमें कौन सा रस है ये बताना है। तो इसमें आपका हाथ से रस हो जाएगा। इसमें देखो कवि मतलब जो मतलब तप करते हुए जो मतलब साधु संत थे उन पे मतलब एक तरह से हाथ से करते हुए कहते हैं कि वो तो हिमालय में बिना नारियों के मतलब कैसे रह रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां अलंकार होता है, ठीक है। उपयुक्त रेखांकन पंक्तियों में हमें मतलब एक तरह से अलंकार बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो देखो आपका उपमा अलंकार रूपक या उत्प्रेक्षा या संदेह। तो देखो संदेह तो ऐसे भी नहीं होगा, इन्हीं तीनों में से होगा। कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए? तो आपका उपमा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना एक तरह से व्यक्त की जाए या समानता प्रकट की जाए वहां पे उपमा का अलंकार होता है। चलो आगे चले, 1 मिनट रुक जाओ, सॉरी यार। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। सोठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है। तो भाई 13 मात्राएं होती हैं, सिंपल। अपव्यय शब्द में उपसर्ग है अपव्यय, अप उपसर्ग जुड़ा है, व्यय शब्द से पहले अप जुड़ा है, तो सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है माता पिता में समास है। कितनी बार बता चुका हूं, माता पिता में द्वंद्व समास हो जाएगा। द्विगु समास संख्या बोधक होता है, जैसे आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है। उसके बाद 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन की समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो जो नहीं है वो बताना है, सागर, परावर या महीपति या जलधि। तो भाई महीपति एक से नहीं मतलब नहीं होगा, क्योंकि महीपति मीन्स तो राजा होता है, ये राजा का पर्यायवाची है। तो जो नहीं है वो छाटना है, तो ये नहीं है, बाकी ये सब हैं, ठीक। चलो प्रश्न संख्या 16 के बाद प्रश्न संख्या 17 है। 100 का तत्सम रूप होगा सत, ये वाला सत, ये वाला नहीं, ठीक है, और ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो ये पहले क्वेश्चन नंबर 17 का ए वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है कि तेसाम में विभक्ति और वचन हमें बताना है। तो तेसाम में आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका मतलब ये सर्वनाम शब्द रूप है, इसको याद ही करना पड़ेगा तभी आप ये कर पाओगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 18 के बाद प्रश्न संख्या 19 है तुमसे सोया नहीं जा सकता। देखो ऐसे इसमें हमें वाच्य बताना है। वाच्य एक तरह से 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। तो वाच्य 3 प्रकार के, ये और ये और ये, इनको याद रखना, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। और कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। ये भी याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुमसे सोया नहीं जा सकता है, तुमसे चला नहीं जा सकता, तुमसे रहा नहीं जाता। ऐसा अगर वाक्य आ जाए तो उसमें हमेशा भाववाच्य होता है, ठीक है। तो यहाँ इसमें भाववाच्य हो जाएगा, ठीक। तुमसे खाया नहीं जाता, तुमसे नहाया नहीं जाता, ऐसे वाक्यों में भाववाच्य होता है, ठीक है। चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 20 है कि विकारी पद नहीं है। देखो हमें विकारी पद नहीं है वो बताना है। तो देखो विकारी पद क्या होते हैं? तो शुरू के जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, शुरू के जो 4 होते हैं वो विकारी होते हैं, और आगे के जो 4 होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में, ठीक है, वो अविकारी होते हैं, ठीक है। तो अब देख लो इसमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में कौन मतलब आता है। तो गाय, गाय एक तरह से, सभा, रमेश, ये सारे के सारे विकारी पद हैं, लेकिन प्रतिदिन आपका अविकारी शब्द है, ठीक है, अविकारी। इनका लिंग, वचन और कारक के अनुसार रूप चेंज हो जाएगा। जो विकारी पद होते हैं उन पे लिंग, कारक और वचन का प्रभाव पड़ता है, लेकिन इस पे प्रतिदिन पे लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो विकारी पद नहीं है, तो ये नहीं है। ये कैसा शब्द है? तो ये अविकारी है। तो 20 MCQ जो हमें पूछा गया था इस पेपर सेट में, उसको हमने अब तक कर लिया।
अब चलो इन 20 एमसीक्यू के अलावा अब इधर हम लोग नीचे आ जाते हैं। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको भी मैं करा देता हूँ यहाँ पे खंड ब के अंतर्गत। ठीक है, इसमें जानते हो पहला क्वेश्चन आपका गद्यांश संबंधित रहेगा, 2 गद्यांश ये दिया रहेगा और अथवा कर एक दिया रहेगा और दोनों में से कोई मतलब एक करना होगा आपको। दोनों से रिलेटेड 3-3 के प्रश्न पूछा होता है। यहाँ दोनों में कराता हूँ। चलो देखो, यहाँ पहला देखो, आप पहला देख सकते हो क्या है। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस सारे देश में बरसता रहा है। देखो इतना ही पढ़ने के बाद मुझे तो मालूम चल गया कि ये आपके किस चैप्टर से है। बाकी आप आगे पढ़ते रहोगे तो आपको मतलब ये पता चल जाएगा। ठीक है, ये आपका जो भारतीय संस्कृति है ना, भारतीय संस्कृति जिसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस चैप्टर से ये लिया गया है। तो इसको आप देख लेना, मैं डिटेल में पूरा सॉल्व नहीं कराता हूँ, कहोगे तो डिटेल में भी सॉल्व करा दूंगा। आप इसका ये तीनों प्रश्नों का आप उत्तर देना देते रहना। चैप्टर का नाम बता दिया, लेखक का नाम बता दिया, तो गद्यांश का संदर्भ तो लिख ही लोगे और ये आपका प्रश्न पूछा हुआ है पढ़ोगे तो उत्तर मिल जाएगा। और गद्यांश के रेखांकन से इसको व्याख्या बना बनाकर, भाई गद्य का तो आसान होता है, आप कर ही लोगे, कर लेना। अब देखो ये थोड़ा भारी गद्यांश है, मतलब हो सकता है आपको पढ़कर मतलब समझ में भी ना आए कि किस चैप्टर से है, तो इसको छोड़ दो। आप अथवा दिए तो ये नीचे वाले को कर लो। और नीचे वाला देखो बहुत ही आसान है, ईर्ष्या से बचने का उपाय। पहली ही पंक्ति, पहला ही शब्द आपको मालूम चल गया, ईर्ष्या आ गया। तो ईर्ष्यालु मतलब ये ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, उससे ये लिया गया गद्यांश और काफी आसान भी है ये। तो आप इसके प्रश्नों को आसानी से उत्तर दे सकते हो। तो आप ऊपर वाला न कर इसको करना, अगर आपके पेपर में ये दोनों आता है तो। ठीक, अब चलो प्रश्न संख्या सेकंड पे चलते हैं। जैसे दो ऊपर गद्यांश थे, यहाँ दो ऊपर पद्यांश, मतलब इस प्रश्न संख्या सेकंड में 2 पद्यांश दिए रहेंगे और दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला आपका पद्यांश क्या है कि अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब सु निरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। चलो यहीं तक मैं पढ़ता हूँ। इतने ही पढ़ने से आपको पता चल गया होगा ये सूरदास जी की पंक्तियां है। ठीक है, यहाँ भी पढ़ोगे, यहाँ सूर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, ये सूरदास जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, सूरदास जी का जो चैप्टर है पद वहां से ली गई है। तो आसानी से अब इसका पद्यांश का संदर्भ लिख सकते हो। ठीक है, जो भी प्रश्न उत्तर देते रहना, मैं चैप्टर का नाम बता दिया। और अथवा में देखता हूँ यहाँ पे क्या पूछा गया था, एक नीचे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो अथवा कर नीचे भी यहाँ पे पूछा गया है, देख सकते हो यहाँ पे। चल अंचल में झरझरते, हालांकि ऊपर वाला ही आसान है लेकिन ये भी ठीक है, इसको भी अगर आप पहचान जाते हो तो इसका भी आसानी से आप प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हो। चल अंचल में झरझर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार, तेरा उज्जवल चितवन विलास, रूप सी तेरा घन केस पास। देख रहे हो, घन केस पास। ये देखो, ये वर्षा सुंदरी के प्रति जो लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। ठीक है, वर्षा सुंदरी के प्रति जो सिलेबल है उससे लिया गया है, तो इसको भी आप करते रहना, मैं आगे चलता हूँ। प्रश्न संख्या थर्ड आप जानते हो कि कैसा आएगा। यहाँ पे 2 गद्यांश दिया रहेगा संस्कृत वाला, हिंदी में जो आपकी संस्कृत अनिवार्य संस्कृत है उसमें से। ठीक है, किसी एक का आपको क्या लिखना रहेगा, संदर्भ लिखना रहेगा और हिंदी में बात करना रहेगा, जिसका 5 मार्क मिलेगा। और देखो यहाँ यहाँ देखो ये वाला जो ऊपर वाला गद्यांश है, ये देखो अस्माकम संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति आपका हिंद मतलब अनिवार्य संस्कृत में भी एक चैप्टर है। ठीक है, भारतीय संस्कृति ही कर उससे लिया गया है। और ये देखो एकदा बहवा जाना धूम, मतलब ये देख सकते हो ये आपका प्रबुद्धो ग्रामीण हवाले से है। तो ये तो थोड़ा कठिन है इसका हिंदी लिखना, लेकिन इसका काफी आसान है। तो इसका आप संदर्भ लिख देना और हिंदी अनुवाद कर देना, तो आपको 5 मार्क मिल जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ पे देखो, अगर आपको नहीं आ रहा है, देखो मैं कह रहा हूं कि लिख देना, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसको जाकर अपने क्वेश्चन बैंक में या बुक में देखो और इसको अच्छे से क्लियर कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखो, यहाँ पे आपका चौथा प्रश्न रहेगा, 2 श्लोक में से किसी एक श्लोक का क्या रहेगा कि हिंदी अनुवाद रहेगा और संदर्भ लिखना रहेगा, जिसका 5 मार्क मिलेगा। ठीक, इसको श्लोकों को पद्यांश भी बोला जाता है। ये संस्कृत वाले चैप्टर, मतलब आपका जो संस्कृत वाला पार्ट है ना हिंदी में, उससे रहेंगे। तो देखो इसमें जो ऊपर वाला ये है ना, धान्यानाम उत्तम दाक्ष्यम, धनानाम उत्तम श्रुतम, लाभानाम श्रेयम आरोम्य सुखानम तुष्टिरुत्मा। तो ये अब ये वाला ये जीवन सूत्राणी जो आपका चैप्टर है उससे लिया गया है। और ये देखो ये कोकिला यावत, ये वाला ना, ये आपका नीचे वाला ये अंत्योक्ति विलासा वाला जो चैप्टर है उससे ये लिया गया है। तो इन दोनों श्लोकों में से किसी एक का आप क्या करोगे, संदर्भ लिख दोगे और हिंदी में बात, तो आपको 5 मार्क मिल जाएगा। बाकी मैं आगे चलता हूँ। चैप्टर का नाम बता दिया, अर्थ नहीं आ रहा है, आप जाकर क्लियर कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ये प्रश्न तो आपका मतलब खंड काव्य वाला ये फिक्स प्रश्न है, हर जिले का अलग अलग होता है, तो आप देख लेना कि जिले से उस जिले से संबंधित खंड काव्य तैयार कर लेना और अपने जिले से संबंधित जो भी यहाँ खंड काव्य पूछा उसका उत्तर आप दे देना।
प्रश्न संख्या 6 के क और ख में लेखकों और कवियों का जीवन परिचय होगा। और मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप लेखकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का और रामधारी सिंह दिनकर का, इन कम से कम 3 लोगों का तो याद ही कर लेना। आई थिंक आपको याद भी होगा। और कवियों में आप लोग सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा और किसी एक और का, 4 लोगों का याद करना, आपके एग्जाम में फंस जाएगा। तो यहाँ से 5-5 10 मार्क आपका क्लियर हो जाएगा। और जीवन परिचय लिखते समय आप देखना अच्छे से आपको मतलब संक्षिप्त परिचय बनाकर लिखना होगा, नहीं तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। तो संक्षिप्त परिचय बनाना बिल्कुल मत भूलना। ठीक। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे एक श्लोक लिखना है जिसका 2 मार्क आपको फ्री में मिलता है। तो श्लोक आप एक मतलब तैयार कर रहे हैं, एक नहीं 3 श्लोक तैयार कर लेना, क्योंकि 2 ऊपर आप जानते हो कि हिंदी का मतलब हिंदी में अनुवाद और संदर्भ लिखने को भी आता है, तो वो नहीं लिखना होता है। जो इस प्रश्न पत्र में ना आया उसको लिखना होता है। तो मान लो एक ही आती है और ऊपर आ जाए आपका हिंदी अनुवाद में, तो फिर यहाँ लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो कम से कम 3 ठे याद कर लेना कि 2 आपका वहाँ पे फंस भी जाता है तो 1 बचा रहेगा, तो यहाँ लिख लोगे। उसके बाद ये देखो, ये प्रश्न कभी-कभी आपको अंत में भी पूछ देगा और यहाँ पे भी पूछ देगा। तो रैंकिंग बदले रहेगी लेकिन प्रश्न यही रहेगा। क्या पत्र लेखन 4 मार्क में, ये आपका पिछले साल से ही जुड़ा है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में नहीं था, 2024 से ये जुड़ गया है और इस साल भी आएगा। तो ये आपका ये दिए गए टॉपिक पे आपको पत्र लिखना है। ठीक है, 2 टॉपिक दिया रहेगा, किसी एक टॉपिक पे आपको पत्र लिखना होगा। तो मैं यहाँ इसको लिखता नहीं हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, देख लो, आप इसको देख लेना। बाकी कहोगे तो मैं लिखवा भी दूंगा आपको। प्रश्न संख्या 9 में आप लोग देख सकते हो, आपके संस्कृत के जितने भी चैप्टर हैं उनका उत्तर एक एक बार आप दोहरा लेना, वो तो आपको सब कुछ एकदम याद ही होगा। यहाँ 4 ठे प्रश्न रहेगा, इसमें से केवल 2 का ही उत्तर देना होगा, जिसका 2 मार्क मिलेगा। और आसान आसान प्रश्न होता है। चंद्रशेखर और स्वनाम की महोदय, चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या बताया भाई? आजाद बताया, एक तरह से बोल सकते हैं चंद्रशेखर। उसके अलावा श्वेत केतु का हासिल देख सकते हो, पूरा जग केंद्र सह युद्धम करो। काफी आसान आसान प्रश्न है, आप उत्तर दे सकते हो। और अंत में ये दिए गए टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना होगा, जिसको 7 मार्क आपको मिलेगा। तो ये रहा आपका पेपर एचबी वाला। इससे पहले मैंने एचए वाला सेट कराया है, तो आप चैनल पे जाकर उसको भी देख लेना। और ये एचबी सेट रहा, इसी तरह मैं एचसी एचडी सारा मतलब करा दूंगा 2024 का 7 सेट, और आप अच्छे से तैयार करते रहना। ठीक है, बाकी चलो, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करना। चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।